का मतलब वन ऑफ द लेंथीएस्ट और जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आ जाता है अपना लाइफ प्रोसेसेस। देखिए क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस में इसमें क्या है कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर अपन बात करें कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तो ये हमारे शरीर में कुछ बुनियादी जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में कुछ बेसिक जो है प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं जिससे जो है वो उसकी लाइफ को अपनी को मेंटेन कर सके, उनको लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस आर दी basic processes in living organisms which are necessary for maintaining their life। ठीक है, तो इनमें इन लाइफ प्रोसेसेस में कौन से आते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं? जो लाइफ प्रोसेसेस हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। इसमें ऑब्वियसली खाना जो हम खाते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन लेता है, खाने को कैसे वो इनटेक करता है, खुद बनाता है या किसी और को खाता है, जैसे भी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक्चुअली जो है एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में होती है, जिससे क्या होता है बेसिकली हम जो खाना खाते हैं ना, आप ये समझिए कि वो एक तरह का फ्यूल है, ईंधन है। तो वो जलाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, देसी भाषा में अगर बात करें तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो फिर जो है हमारे शरीर, उस एनर्जी से हमारा शरीर काम करता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर जो है वो काम करता है। तीसरा जो लाइफ प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे वो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जो भी जरूरी मटेरियल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, जहाँ पर वो ज़्यादा हैं या जहाँ से उनको मिलते हैं उससे उस जगह पर ले जाना जहाँ उनकी ज़रूरत है, प्लस बेकार की चीज़ों को उस जगह पर ले जाना जहाँ से वो शरीर से बाहर निकाले जा सके। तो ये लाने ले जाने का प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर बात करें तो ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, और चौथा लाइफ प्रोसेस हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, यानी सारे लाइफ प्रोसेस के बाद जो बेकार का मटेरियल रह जाता है वो शरीर से बाहर जो निकाला जाता है, ठीक है, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है, उसको आप इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 4 लाइफ प्रोसेसेस जो है हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो जो है हम बात शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात कि हम एक एक करके सबसे पहला हम लाइफ प्रोसेस लें, उससे पहले सबसे पहली चीज़ जो अपने पास आती है दिमाग में वो क्या है? एक तरह का सवाल है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। किसी चीज में जान है, जीवन है, इसका आभास हमें कैसे पता लगे? सबसे पहली बात आती है जब लाइफ की बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब क्या है? द क्राइटेरिया टू डिसाइड
whether something is alive is movement. अब आप कहोगे ऐसे तो बहुत सी मतलब जो नॉन लिविंग चीजें भी मूव कर सकती हैं, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं, देखिएगा, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ये बात होती है, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मूव करती हैं। आप कहोगे रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी चल सकता है अगर हम ठोकर मारे तो, अगर हम ठोकर मारे तो उठा के फेंके तो चलेगा ना, वरना नहीं चलेगा वो। ठीक है, मोरोवर अभी भी जो है अगर हम बात करें तो अब आप कहोगे ऐसे बहुत से लिविंग चीजें हैं जो एक ही जगह पड़ी हुई हैं, देखने में ऐसा लगता है चल ही नहीं रही वो। लेकिन क्या होता है, सम मूवमेंट्स, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, सम मूवमेंट्स आर easily visible with unaided eyes। कोई किसी तरह का आप चश्मा या लेंसेज नहीं लगाते तो भी आप मतलब उनको देख नहीं सकते किसी भी मतलब, और जैसे माइक्रोस्कोप की हेल्प के बगैर आप उसको देख ही नहीं पाते। ठीक है, तो जैसे सम मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल विद अनएडेड आईज, आप उसको देख सकते हैं, सच एज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। बट some movements are not easily visible, like molecular movements। ये और मुद्दे की बात आती है। The molecular movements जो होती है ना in cells and tissues is necessary for all processes। ये जो molecular movement होती है ना, ये सभी processes के लिए जरूरी होती है। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो यूनिसेल्युलर, अगर यूनिसेल्युलर भी होगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो आपको चलते हुए दिखेंगे। तो ये इस चीज का क्राइटेरिया होता है मूवमेंट। कोई चीज जीवित है, कोई चीज जिसमें जान है, उसकी पहचान का तरीका है मूवमेंट। कुछ मूवमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको अनएडेड आइज से दिख जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं दिखते, तो वो होते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। वो चाहे एक सेल होगा चाहे टिश्यू होगा, उसके अंदर भी आपको चलते हुए दिखेंगे, मॉलिक्यूल्स चलते हुए दिखते हैं। तो वो अपने आप से नॉन लिविंग चीज़ों में अपने आप से ये चीज़ें नहीं चलती होती, ये फर्क होता है। सो सबसे पहली बात, जब लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो हम लाइफ की ही बात करते हैं सबसे पहले, कि मतलब आप ये कह लें कि कैसे कहेंगे कि किसी चीज़ में जीवन है, लाइफ है, तो उसको डिसाइड करने का फैक्टर, यही हमारी एनसीईआरटी में सबसे पहला सवाल आता है। ये लिख लो तो हम आगे बढ़े। सर लिख लिया। सर लिख लिया। लिया सर।
2 मिनट रुक जाओ। सर ये लास्ट वाला समझा दो सर एक बारी वापस से। क्या चीज? क्या चीज कह रहे हैं बताइएगा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। यस सर। देखिए क्या है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें क्या चीज आती है आपके पास कि यहां पर जैसे अगर आप जैसे कोई चीज आप देख नहीं पाते जैसे आंखों से, तो मान लो एक अमीबा है, तो अमीबा अगर मूव मतलब अगर आपको ये लगता है भाई ये लिविंग है नहीं है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आपको पता लगेगा उसके अंदर जान है। आप कोई पत्थर उठा के देखोगे तो उसके अंदर पार्टिकल्स आपको कोई मूव करते नहीं दिखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ होने का मतलब ही है कि उसके अंदर जो है, अगर बड़े लेवल पर मूवमेंट अगर आप ना भी देख पाओगे इसी में, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट देख सकते हो। ये चीज है। ठीक है सर हाँ जी। सर सम मूवमेंट जो इजीली विजिबल है, हम्म। ये तो सर हमारी नॉर्मल वॉकिंग वगैरह भी हुई। हाँ तो ये इससे तो क्लियर हो ही गया ना। यस वो सर। तो कह रहा है भाई पहली बात तो जो आपको साफ साफ नजर ही आ रही है, जो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, यस सर। फिर तो वो तो हो ही गई। लेकिन अगर किसी केस में आपको नहीं भी नजर आती तो भी आप ये देख सकते हो कि भी उसके अंदर जो है, आप ये मानोगे कि भी मूवमेंट तो है। आपको ऐसे अनएलाइज से नजर नहीं आता तो भी आप ये कहेंगे उस मूवमेंट तो है। मॉलिक्यूलर लेवल पर रहती है मूवमेंट। लिविंग का मतलब ही यही होता है। ठीक। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए क्या है कि यस सर। अब अपन बात करते हैं जो पहला लाइफ प्रोसेस है, इससे अपनी बात शुरू करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है, ये है न्यूट्रिशन। द वेरी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ taking food by an organism and its utilization for various life processes। बेसिकली खाना खाने की जो प्रक्रिया है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी दुनिया में जीव जंतु हैं उनका न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, ठीक है, वो दो मोड्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा
हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला टाइप जो है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये ऐसे सर ये ऑर्गेनिजम्स तो सिंपली, हाँ छोटी क्लासों में। हाँ बिल्कुल आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन आप देखो कि कितना डिटेल में पढ़ा हुआ है वो अब देखते हैं। या इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोल देते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद, स्वयं, और जो है ट्रॉफ मीन्स फूड। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना नहीं लेते, खुद अपना खाना बना लेते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आपको पता ही है ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो हम इसमें बात करें कि इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सर ये पेज थोड़ा सा ऊपर करना। ठीक है, यस सर। प्रिपेयर देयर ओन फूड from simple inorganic substances such as carbon dioxide and water. सर इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? वैसे तो अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे। जो ऑर्गेनिक नहीं होते। हाँ सर इनऑर्गेनिक वही होते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होते। बात तो सही है, सर जो इनऑर्गेनिक वही होते केमिकल मेड होते हैं मेन, हैं। जो सर केमिकल मेड होते केमिकल हैं। एक्चुअली अभी अपन वैसे आगे चैप्टर आएगा अपन तब बात करेंगे। इनऑर्गेनिक होते हैं। होता क्या है कि जैसे ना कुछ आपके, जस्ट CO2 and H2O। हाँ जैसे क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिक उनको बोलते हैं, पुराने टाइम में ऑर्गन्स से बनने वाले कंपाउंड्स होते थे, तो वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। बाकी सारे इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो अभी खैर अपने उस पर नहीं जाएंगे। तो अभी तो सिर्फ सिंपल इसकी डेफिनेशन आप याद रखो। आने वाले टाइम में भी 10th क्लास में मैं आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सही अंतर समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस कैटेगरी में आते हैं, इतनी बात आप याद रख सकते हैं। तो अब देखो क्या है कि ये वाले जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनकी अगर आप बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स जो हैं दे कैन बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स। तो वो हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। पहले कहलाते हैं इसमें, वो है फोटो ऑटोट्रॉफ्स।
ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, फोटो जब भी मतलब वर्ड आए तो इसका मतलब क्या होता है? लाइट। 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 ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स की जब आप बात करते हैं तो इसमें लिख सकते हैं कि such organisms prepare their food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, चार चीजें लगती हैं इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। जो ग्रीन प्लांट्स हैं तो इसका जो एग्जाम्पल आएगा उसमें क्या आएगा आपके पास? ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे रंग के पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, एंड कुछ ना प्रोटिस्ट्स होते हैं। प्रोटिस्टा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर हैं ये। लेकिन सारे प्रोटिस्ट नहीं, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे प्रोटिस्ट में जैसे जो है, जो हो सकता है इस कैटेगरी में, वो यूग्लिना होता है। अमीबा, पैरामेशियम भी प्रोटिस्ट है लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो इस कैटेगरी में नहीं होते। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना खाना खुद बना सकता है। यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक सेल वाला होता है। सर। हाँ जी सर प्रोटिस्ट क्या होता है सर, वापस बताना। प्रोटिस्ट ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी होती है। ओके सर। तो सर उनमें जैसे मल्टी। कौन आते हैं? अमीबा, पैरामेशियम, यस सर। सर यूग्लिना, ये इस सिंगल तरह की सेलुलर है चीजें। क्या सारे? हाँ, तो सर जैसे फिर मैं मल्टी आपको सेलुलर बताऊं, मल्टी सेलुलर में मतलब आप समझो ऑटोट्रॉफिक होने के लिए हरा होना जरूरी है। ये देखो, ये यूग्लिना होता है। वो डायग्राम नहीं बनाना, सिर्फ दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। यूनिसेलुलर एक सेल वाला होता है, मगर इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। सर पैरामीशियम भी तो ग्रीन होता है। नहीं नहीं, पैरामेशियम ग्रीन नहीं होता। पैरामेशियम में क्या होता है? पैरामेशियम का अलग तरीका होता है। पैरामेशियम में अभी अपन थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। पैरामेशियम में क्या होता है, उसके शरीर पे फ्लैजेला होते हैं इस तरीके से। या सर वो मूवमेंट करके फूड को इधर उधर करते हैं। हाँ, छोटे छोटे इस तरीके से क्या होते हैं कि सीलिया कह सकते हो, हेरी प्रोजेक्शंस होते हैं पैरामेशियम में। तो इस पे कुछ खाने वाली चीज चिपक जाती है ना, तो धीरे धीरे इस पे ट्रांसफर होती हुई फिर इससे अंदर जाती है इसे। और अमीबा की जब आप बात करते हैं तो अमीबा तो जैसे कोई खाने की चीज देखी तो अमीबा क्या होता है, उसकी तरफ बढ़ता है और उसको चारों तरफ से घेर लेता है। उसको ऐसे उसके पास आके खाने की, मान लो फूड आर्टिकल, उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेता है और उसको फिर एनगल्फ कर लेता है। तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। पर ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं होगा। ठीक है। ओके सर। तो सर होते ये सारे प्रोटिस्ट ही हैं। नहीं नहीं, आप देखो, हाँ ये तीनों जो नाम लिए अपन ने, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, है ये प्रोटिस्ट कैटेगरी, प्रोटिस्टा है। ओके सर। सर ये याद करने की जरूरत तो नहीं है ना? सर बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, आपके लिए हैं ये। मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना अभी बेहद सर जरूरी है। ऑटो थोड़ी ना आएंगे। हैं जी?
ऑटोट्रॉफ्स में थोड़ी ना आएंगे वो। नहीं, वो फोटोट्रॉफ में नहीं आएंगे। जो बात बता रहा हूँ वो तो याद रखनी पड़ेगी ना। वो तो खैर हाँ अपन सर। डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ जी, सर आगे मोटा बढ़े। मोटी सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें। हाँ, सर सारे आएंगे सिंगल सेल्युलर। आप इसमें वही याद रखो ना। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। हाँ, बस अपने को तो इसमें यूग्लिना, फिलहाल यूग्लिना याद रखना है। ओके सर। ठीक है, सर क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं आएगी? क्लासिफिकेशन जो है आ सकती है इसमें, लेकिन इतने सफिशिएंट है। मेनली ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए आपके पास। क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या है कि आप ना 9th क्लास में पढ़ चुके हो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज और वो सब जो है ना। तो अभी था अपना क्या 9th मेजर, क्लास? हाँ जी, अब कोई नहीं नहीं, अब कोई अपना उस चीज से लेने देना नहीं है। कोई जरूरत नहीं है हमें उसकी, इस साल नहीं जरूरत। सर वो चैप्टर दूसरी कट हो गया था। category- हाँ जी, सर वो चैप्टर कट हो गया था। अच्छा चलो बढ़िया है फिर तो। सर 10th में कोई कट हुआ है हमारा? हाँ जी, हमारा अब तक कोई चैप्टर कट हुआ है? नहीं अभी तक कोई ऐसी गुड न्यूज नहीं आई है। तो अब देखिए जो है नेक्स्ट आता है इसके सर हो अंदर, सकता है क्या कट? केमोऑटोट्रॉफ्स। दूसरी जो इसमें, एक तो हो गया फोटोऑटोट्रॉफ्स, और ये जो है केमिकल्स, केमो से यहां पर मतलब हुआ केमिकल्स। कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी होती है, ज्यादा डिटेल तो अपन ने नहीं करनी, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं, दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। कुछ विशेष प्रकार के इनके शरीर में केमिकल्स होते हैं, उनके इस्तेमाल से अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऑब्वियसली जो डिटेल अपने को करनी है, लेकिन इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। दो नाम आपको बताऊंगा, आयरन बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। सर प्लांट्स में भी तो क्लोरोफिल एक तरह का केमिकल ही होता है, तो सर फिर वो इसके अंदर अपने डालेंगे? जैसे क्लोरोफिल में भी ऐसी बात नहीं, क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम होता है एक्चुअली, बट वो एक मेजॉरिटी होगी ना, ये बहुत रेयर है। तो वो, और उसके लिए सनलाइट चाहिए, इसके लिए बेसिकली लाइट नहीं चाहिए अपने को। ये मेजर डिफरेंस है। ओके सर। दूसरी मेजर कैटेगरी आती है हेट्रोट्रॉफ्स। तो इसमें क्या होता है, हेट्रोस का मतलब डिफरेंट होता है, मतलब दी अदर वन, कोई दूसरा, और ट्रॉफ का मतलब तो वही होता है, खाना। तो ऑब्वियसली इस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में हम भी हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। और दूसरा क्या है, पौधे। डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्लांट्स पर जो डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, वो हेट्रोट्रॉफ्स आते हैं। तो फिर अपन समझते हैं कैसे। सच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड। सर हाँ जी, सर जो आपने ऑटोट्रॉफ्स लिखवाया है सर, उस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं?
वो तो एक तरह का डेटा है, इंफॉर्मेशन है बस। सर एग्जाम्पल हो गया, इन्फॉर्मेशन सर डेफिनेशन हो गया। डिफरेंस में आ सकता है क्या? डिफरेंस में भी आ सकता है। सर और किस टाइप में आ सकता है? बस और क्या आ सकता है, आपको देखो पता है क्या होता है, बायो में ऐसा है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही से पता है ना, तो सवाल फिर आपका जवाब दिए जाते हैं। बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। बाकी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लो, पर एग्जाम में तीसरे तरीके से पूछे तो भी आपको जवाब देना आना चाहिए, इतना सा होता है उसका। वो धीरे धीरे सिखा दूंगा मैं आपको। तो हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। अब इसमें क्या बात आती है कि भाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स से अपना खाना लेते हैं, ये क्या लॉजिक हुआ इसके अंदर कि सर देखिए क्या फ्रूट्स होता लेते है। हैं। अब जैसे सर पैरासाइट कोई, से। नहीं आप मेरी बात को समझिए कि ठीक है, हमने अगर मान लो, या कोई मान लो कोई घोड़ा है घास खा रहा है तो समझ आता है, या डियर है वो घास खा रहा है तो समझ आता है। शेर का प्लांट्स से क्या मतलब? सर वो भी तो एनिमल्स को ही खाता है जो ग्रीन प्लांट्स खाते हाँ, तो वो भी तो क्या कर रहा है, वो भी तो उन एनिमल्स को ही खा रहा है, वो उन्हीं एनिमल्स को खा रहा है जो प्लांट्स को खाते हैं। हैं। यस सर। ठीक है ना। तो ये चीज जो है, ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली होती है। तो अब क्या है कि ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपना खाना जो है प्लांट्स से ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें जो है ये 3 कैटेगरीज में आते हैं। हाँ जी। सर इसका मतलब सारे एनिमल्स ही प्लांट्स खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अगर आप फ्लैश भी खा रहे हैं, अगर आप मीट भी खा रहे हैं, अगर आप मुर्गा खा रहे हैं, अगर आप बकरा खा रहे हैं, तो बकरे मुर्गे को एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो प्लांट्स को खाते हैं। तो आपने बकरा यस खाया सर। तो एनर्जी तो प्लांट्स से ही आई ना। यस यस सर। सर। डायरेक्टली आपने घास नहीं खाई, लेकिन घास खाने वाला बकरा खा लिया। सर गॉट माय डेली में पॉइंट? देखते हैं सर। तो दीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड into 3 categories. इनको फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला पहला जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं आप सेप्रोट्रोफ्स। Such organisms get their food from dead and decaying ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक से फिर वही मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी या उनके शरीर से बनी हुई कोई चीजें, या प्लांट्स के की कोई चीजें, उसकी अगर बात करते हैं तो जो एडिबल कह सकते हो आप जिसको, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर।
जट्टा दे बहुत। ठीक है, तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की जब आप बात करते हैं तो ये जो है मतलब ये करते कैसे हैं, ये जो भी ऐसा मटेरियल होता है उस पर जाके सड़ती गलती चीज़ों पे ये वहाँ अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, फिर अपने शरीर से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। तो उसके आसपास जहाँ जहाँ ये होते हैं वहाँ वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ वहाँ पर जो है उससे जो खाना है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, फिर ये अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे एक ब्रेड मोल्ड होता है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड क्या होता है कि मतलब जो है वो एक तरह का फंगस होता है। जैसे ब्रेड खुली रह जाती है कई बार, तो आपने देखा होगा उस पर हरे हरे से या काले काले से चकत्ते बन जाते हैं, तो वो ब्रेड मोल्ड के होते हैं, उसी को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। तो उस पर वो क्या होता है, फंगल कॉलोनीज होती हैं, फंगस लग जाती है उसके ऊपर। तो वो फंगस एक्चुअली क्या है कि वो जो है वो अपनी जो मतलब अपने शरीर से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, और फिर क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कभी देखा आपने ब्रेड के ऊपर हरे हरे से कोई या काले काले से चकत्ते बने हुए हैं? यस सर। नो सर। यस Yes, सर। sir. यस नो सर। सर नहीं कोई देखा बात सर। सर ये देखा है। देखो, सर ये क्या है? सर ये ब्रेड क्या? नहीं देखा या नहीं आपने कभी? सर यीस्ट है क्या? नहीं नहीं, सर यीस्ट कलर नहीं का है, रखे क्या? सर बैक्टीरिया। ये ब्रेड है ना, ब्रेड का पीस है, उस पे ये सर देखो फेल आप हो ये रखी है, हरे खराब हो रखी है सर। एक्सपोज किए हाँ। जब फंगस लगी हुई है अपने कहते हैं ना फफूंदी लगी इस पे, फफूंद जिसे आप सर, बोलते हैं, एयर में एक्सपोज फंगी किए सर, उसके बाद फंगी लगी है। फंगी सर किस कारण ये फंगस। पुरानी होगी इसलिए? फंगी सर फंगस। हाँ, तो ये क्या करते हैं कि ये जैसे अब ब्रेड पर क्या होता है, तो ये अपन क्या करते हैं, ऐसी फंगस लग जाए तो ऐसी चीज़ों को अपन फेंक देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं आसपास जहाँ इनकी कॉलोनीज बन जाती हैं। तो वो जूसेस जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो वो जो है मतलब ये पर इनके लिए डाइजेशन का तरीका होता है। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ये जो है ये सर्वाइव करते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो खैर कोई डायग्राम वायग्राम तो नहीं बनाना, इसमें बातें याद रखनी है आपने बस, ठीक है। तो ये सेप्रोट्रोफ्स कहलाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी, शरीर के बाहर ही, मतलब शरीर में एब्जॉर्ब बाद में करते हैं, हम तो खाना खाते हैं पहले, फिर शरीर के अंदर वो डाइजेस्ट होता है, ये डाइजेशन इनका बाहर ही हो जाता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस है बाहर सिक्रीट कर देते हैं आउटसाइड देयर बॉडी, एंड देन एब्जॉर्ब इट, बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ब्रेड मोल्ड एक तरह का फंगस होता है, बैक्टीरिया वगैरह भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सर सारे फंगस इसी कैटेगरी में आएंगे? नहीं कोई जरूर, फंगस नॉर्मली इसी कैटेगरी में आते हैं, हार्मफुल हो हमारे लिए ना हो वो एक अलग बात होती है। दूसरा इस कैटेगरी में आता है हेटरोट्रोफ्स में, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में या शरीर पे रहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलते हैं, और उससे क्या करते हैं, वो बड़े बदमाश होते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, जान से नहीं मारते उसको मगर उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, सच ऑर्गेनिजम्स
live on or inside a host body without killing it. They take nutrition from the host body. उस होस्ट के शरीर के अंदर या ऊपर रहते हैं, ऑब्वियसली जहां हो तो होस्ट की हालत तो खराब हो ही जाती है, लेकिन उससे धीरे धीरे वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. अब ये पैरासाइट जो होते हैं, सर ये कोई बैक करना। सर सेप्रोट्रॉफ्स और पैरासाइट्स में मेन डिफरेंस क्या है? सेप्रोट्रॉफ मेन डिफरेंस, या सेप्रोट्रॉफ जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे होते हैं बेसिकली, और वो डाइजेस्टिव जूसेस शरीर से बाहर निकालते हैं, उसके बाद खाने को बाहर ही तोड़ देते हैं, उसके बाद उसको अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं, और किसी होस्ट, लिविंग होस्ट की बॉडी पे नहीं रहते हो। ओके सर। तो अब देखिए क्या है, पैरासाइट्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। Parasites can further be classified into two types या two categories। तो ये कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं? एक तो पैरासाइट, बिल्कुल, एक तो होती हैं एंडोपैरासाइट्स। Those which reside inside a host body। ठीक है, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहती हैं, जैसे टेप वर्म, राउंड वर्म, लीवर फ्लूक, इस तरह की होती तो हमारे शरीर में बीमारियां हैं, ये तो खतरनाक, मगर ये होस्ट के शरीर के अंदर रहती हैं और उससे जो है न्यूट्रिशन लेते रहती हैं। एंडो मतलब शरीर के अंदर। दूसरी एक्टोपैरासाइट्स। सर आपने थर्ड एग्जांपल क्या लिखा है? लिवर फ्लूक बोलते हैं इसको, लिवर फ्लूक। ओके। LIVER FLUKE। Those which reside on the body of a host। वो इस कैटेगरी में आते हैं, शरीर के ऊपर रहते हैं। जैसे लाइस होती है ना, जूं होती है, जूं, लीच होती है, जोंक होती है, जो वो इस कैटेगरी में आते हैं। कसकटा सर, कसकटा और वो वैक्यूम भी होती है। वो क्या है कि अपन अभी करते हैं, ये मैं एनिमल
कैटेगरी में बता रहा हूँ, प्लांट पैरासाइट अलग से बता देता हूँ आपको, वो होती तो एक्टोपैरासाइट है, नो डाउट। सर लीच क्या होता है? जोंक होती है, जोंक। सर एक बार एंडोपैरासाइट्स वापस बताना। ये देखो आप, सर ये क्या है? ये जोंक है, लीच जिसे आप बोलते हैं। इसके आगे सर सकल होते डरावनी हैं, है। चिपक जाते हैं। हाँ जी, चूसता है ना? सर ये ठीक तो है। वो है ना जो बॉडी से ब्लड सक करता है। हाँ हाँ, लीच है ये, जोंक जिसे आप बोलते हैं। सर ये तो काफी बीमारियों में सर काम तो आता है ना। फ्लाइज होती है सर। सर तो फ्लाइज होती है जो बॉडी से वो ब्लड सक करता है। हैं? ठीक है। इसके सिवाय क्या होता है कि प्लांट्स में भी पैरासाइट होते हैं, मतलब प्लांट खुद पैरासाइट होते हैं। इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं, क्यूस्कुटा एंड विस्कम। ये जिन पौधों पे लग जाते हैं तो ये उन बड़े बड़े पेड़ों से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। सर ये देखते कैसे हैं? सर कसकट्टा एंड क्या लिखे हैं? विस्कम, VISCUM। विस्कम। ये देखो इस तरह से होते हैं, ये जैसे देख रहे हो ना, ये पूरा पेड़ के ऊपर पूरी इनकी अपनी पूरा कॉलोनी बन जाती है जबरदस्त तरीके से, और बड़े पेड़ों से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, उसको तो उजाड़ देते हैं, खुद अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो ये प्लांट सर पैरासाइट्स होते ये हैं कस्कुटे बड़े। के विस्कम है? ये क्यूस्कुटा है। सर विस्कम का भी दिखा दो। ठीक है, सर छोटे से हैं। तो छोटे बड़े का क्या है, उसको तो अपनी न्यूट्रिशन मिल रही है ना सर कहाँ किसी पर है? दूसरे पौधे के ऊपर। ये देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये बड़ा पेड़ है, यस सर। उसके ऊपर ये सारा का सारा विस्कम है। ठीक है सर यस सर। चलो फिर आज अभी एक बार अब इतना ही करते हैं, बाकी ओके सर, बाय सर। बाय। थैंक यू बाय सर।